नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। राज्य सरकार फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दे रही है अनुदान। गर्मी के मौसम में पशुओं के स्वास्थ्य का रखे खास ख्याल। ब्लैक बंगाल एवं बर्बरी नस्ल की बकरियां पाले किसान। और अब खबर विस्तार से। बिहार राज्य में फूलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। दिन प्रतिदिन अलग अलग व्यवहारों में फूलों की मांग बढ़ती जा रही है और ऐसे में किसान भाइयों के लिए फूलों की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ाने के अच्छे अवसर सामने आ रहे हैं। किसानों की आय में बढ़ोतरी के मद्देनजर ही राज्य में गेंदा, रजनीगंधा, ग्लोडस जैसे फूलों की खेती के लिए किसानों को कुल लागत का 70% अनुदान भी दिया जा रहा है सरकार की ओर से। बिहार राज्य में पुष्प उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और इसके लिए विगत कई वर्षों से लगातार प्रयास किया जा रहा है। राज्य में खुले फूल की खेती के लिए गेंदा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गेंदा की खेती किसानों के द्वारा की जा रही है और काफी व्यापक पैमाने पर की जाने लगी है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह वर्ष के तीनों मौसम में इसकी खेती की जा सकती है, जैसे खरीफ मौसम में भी, रबी मौसम में और गर्मा मौसम में। और इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कुल लागत 40,000 रुपए का 70% अनुदान किसान भाइयों को फूल की खेती के लिए दिया जा रहा है। पशुपालक भाइयों, बढ़ती गर्मी में आम जन के साथ साथ पशु भी बेहाल हो जाते हैं, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। दुधारू पशुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है और खासकर संकर नस्ल की दुधारू गायों को तेज गर्मी से बचाना अति आवश्यक हो जाता है ताकि उनका दूध उत्पादन प्रभावित ना हो। अभी के मौसम में दिन में छायादार स्थान पर पशुओं को रखें, सुबह शाम स्नान कराएं और पीने के लिए स्वच्छ पेयजल का प्रबंध अवश्य करें, अन्यथा आपके पशु बीमार पड़ सकते हैं। कि गर्मी के मौसम में आप अपने पशुओं को ऐसे जगह पर आपके पशु के रहने का आवास पक्का हो तो उस पर फूस घास जरूर डाल दें और शाम को उस पर पानी जरूर डाल दें घास पे, ताकि उसके पशु आवास के अंदर का तापमान सामान्य रूप से बना रहे, ताकि आपके पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता प्रभावित न हो। दिन के समय जरूरी है कि आपके पशुओं को ऐसे जगह पर छायादार स्थानों पर रखें जहां पर पेड़ हो, तो आपके पशुओं को सीधे रूप से गर्मी का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं युवा किसान दिलीप कुमार से, जो सब्जियों की खेती कर कम लागत में काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। हरी मिर्च के हरे पौधों के बीच सफेद लिबास में यह युवा किसान है दिलीप कुमार, प्रखंड खुसरूपुर, जिला पटना के। 15 कट्ठा का प्लॉट है जिसमें अभी हरी मिर्च की गर्मा खेती किसान कर रहा है। इसके पहले दिलीप साग और धनिया की उपज कर चुके हैं। गर्मा मिर्च उनकी तीसरी फसल है। लागत 1 बार, फसल 3 बार। खेती में प्रगतिशीलता इसी को तो कहते हैं। दिलीप बताते हैं कि मौसम को देखते हुए पटवन अभी थोड़ा ज्यादा लगता है, फिर भी कुल मिलाकर कम लागत में बढ़िया मुनाफा मिल जाता है। तो आइए देखते हैं सफलता की आज की इस कहानी में युवा किसान दिलीप कुमार की कहानी। टोटल 15 कट्ठा खेत है और इसमें 3 फसल हम उगाते हैं। इसमें साग एक बिक चुका है और इससे पहले धनिया था और गर्मा मिर्च अभी देख रहे हैं। और इसका अभी जो सीज़न चल रहा है तो इस समय रेट अच्छा मिल जाता है गर्मा मिर्च में। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इस मतलब कि 2 फसल और हम इसमें से निकाल लेते हैं और 3 फसल हमें एक ही लागत में 3 फसल उपजा लेते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है और सब फसल से लेकर के। कृषि यंत्र बूम स्प्रेयर ने किसानों के उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल के तरीके को काफी बदल दिया है, जिससे खेती आसान और अधिक प्रभावी हो गई है। और यह स्प्रेयर ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, जिससे यह कृषि भूमि के बड़े हिस्से को शीघ्रता और समान रूप से कवर कर दे सकता है। बूम स्प्रेयर कृषि उपकरण में एक स्प्रे टैंक शामिल है जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है और एक लंबी भुजा जिसे बूम कहा जाता है, जिसमें कई नेजल लगे होते हैं।
ये नेजल तरल को एक बड़े क्षेत्र में समान रूप से फैलाते हैं। बूम स्प्रेयर का एक मुख्य उपयोग कीट नियंत्रण में कीटनाशकों की बर्बादी को बचाना है। बूम स्प्रेयर का एक और महत्वपूर्ण उपयोग खरपतवार प्रबंधन भी है। किसान इसका उपयोग खरपतवार नाशकों को छिड़कने के लिए करते हैं। इस यंत्र की मदद से खरपतवार नाशक समान रूप से खेतों में गिरता है, जिससे खरपतवारों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और फसल की सुरक्षा संभव हो पाती है। किसान भाइयों, आम में फल मक्खी एक गंभीर समस्या है, जिससे फलों की गुणवत्ता और पैदावार घट जाती है। इसके लिए फल मक्खी के जीवन चक्र को समझकर और एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके प्रभावी ढंग से फल मक्खियों का प्रबंधन किया जा सकता है। मिथाइल यूजेनॉल इथेनॉल क्लोरोफाइरिफॉस ट्रैप का उपयोग कर किसान भाई फल मक्खियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, गांव में प्राय पाले जाने वाली बकरी को गरीबों की गाय भी कहा जाता है। ग्रामीण परिवेश में आज भी बहुत से किसान भाई व्यावसायिक नजरिए से बकरियां पालते हैं। अच्छे मुनाफे के लिए बकरियों की नस्ल पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। ब्लैक बंगाल नस्ल की पशु वैज्ञानिक बिहार की आबो हवा में उत्तम मानते हैं, जो बच्चे भी ज्यादा देती है, और वैसे बड़बड़ी नस्ल की बकरियां भी बेहतर मानी जाती है। इन दोनों नस्ल की बकरियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी मजबूत रहती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। वर्तमान बाजार दरों के अनुसार बिहार के विभिन्न मंडियों में आलू की बिक्री 1000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई है। वहीं वर्तमान बाजार दरों के अनुसार बिहार की विभिन्न मंडियों में प्याज का अधिकतम मूल्य 5000 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि न्यूनतम दर 2200 रुपए प्रति क्विंटल, और बिहार में प्याज के अलग अलग प्रकारों में औसत मूल्य 29 तो 33 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई है। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। सुबह में हल्की धूप के साथ आसमान बादलों से घिरा रहेगा। प्रदेश में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश होने की भी संभावना बताई गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, साथ ही न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार पर आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उपकरण, उन्नत प्रभेद, साथ में मौसम का हाल। नमस्कार किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में मैं आपका स्वागत करती हूं। दर्शकों, कार्यक्रम में आगे है बहुत कुछ खास, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हीट स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो तनाव उत्पन्न करता है, और इसके होने से क्या होता है कि पशुओं में लगभग 1/3 जो कंसेप्शन रेट है, बच्चा को धारण करने की जो दर है, वो कम हो जाती है। गर्मी के दिनों में जब तापमान वृद्धि होती है तो ऐसा देखा गया है कि गायों में और भैंसों में जो गाभिन होने की जो दर है लगभग 1/3 कम हो जाती है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे।
अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। वैश्वीकरण के चलते विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसे में भारत भी अछूता नहीं है। इससे मनुष्यों के साथ साथ पशुओं पर भी खासा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो आखिर क्या दुष्प्रभाव पशुओं पर पड़ रहा है और इसका समाधान किसान भाई कैसे करें, आइए जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह के पास। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष ऐसे मुद्दे और ऐसे संदर्भ लेकर आते हैं जिससे आपको खेती किसानी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। और किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, आज जलवायु परिवर्तन के दौर से पूरी दुनिया बड़े ही विषम परिस्थितियों से गुजर रही है और ये एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है और इसका इतना खास प्रभाव हमारे जनजीवन पर पड़ रहा है कि जिसका अगर हम आने वाले दिनों में निराकरण नहीं करें और इसके संबंध में विचार विमर्श नहीं करें तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या बन सकता है। हमारी खेती किसानी तो जलवायु परिवर्तन के जो इसके दुष्प्रभाव हैं उससे प्रभावित तो है ही, साथ ही साथ पशुओं का जो स्वास्थ्य है, उनकी जो प्रजनन क्षमता है, जो दूध देने की क्षमता है, उस पर भी बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है। और आज का यही हमारा टॉपिक है, यही विषय है और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, जलवायु परिवर्तन के दौर से तो पूरी दुनिया गुजर रही है, लेकिन इसका जो प्रभाव है तो हमारे किसान भाइयों का जो पशुपालन का जो क्षेत्र है उस पर ये कितना प्रभाव है, इसका जो दुष्प्रभाव है जलवायु परिवर्तन का, वो हमारे पशुओं को किस तरह से प्रभावित कर रहा है? जी, जलवायु परिवर्तन किसी भी क्षेत्र में एक लंबी अवधि में जो उसके मुख्य कारक हैं उनमें जो परिवर्तन होता है, एक औसत स्तर पे जो परिवर्तन हो जाता है उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। चाहे वो हम किसी भी क्षेत्र के टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन की बात कर लें या फिर चाहे हम जो किसी भी क्षेत्र में जो बारिश हो रही है, बारिश होने की दर की हम बात कर लेते हैं, प्रेसिपिटेशन की बात कर लेते हैं, ये सारे कारक उसमें आ जाते हैं। हम देखते हैं कि पिछले कई दशकों से धीरे धीरे हर क्षेत्र में जो बारिश की दर हो गई है, कब होना है, कितना होना है, इन सब चीज़ों में परिवर्तन आते जा रहा है। तापमान भी कभी भी, आज देखिए मार्च का समय है और अभी भी तापमान काफ़ी ज़्यादा हो गया है, औसत तापमान से ऊपर चल रहा है। इन चीज़ों का जो पशुपालन का जो प्रबंधन है उसके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। अगर हम बात करें कि किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है तो जैसे एनिमल प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, दुग्ध उत्पादन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, मांस उत्पादन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, अंडा उत्पादन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा हम जो पशु हैं उनका जो मृत्यु दर है वो बढ़ते जा रहा है, कई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ये इन जलवायु परिवर्तन से होने वाले मुख्य प्रभाव हैं। सर, जो जलवायु परिवर्तन का जो दुष्प्रभाव है तो हमारे किसान भाई या जो हमारे पशुपालक भाई हैं तो इससे कौन सी ऐसी सावधानी बरतें कि इसका जो दुष्प्रभाव है वो पशुओं पर ज़्यादा नहीं इसका प्रभाव पड़े? जी, हमारे किसान भाई जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही बृहद मुद्दा है। हमारे किसान भाई इतना कर सकते हैं कि जो प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण कर सकते हैं, जैसे जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, प्राकृतिक वन क्षेत्र हैं उनका संरक्षण कर सकते हैं। जो प्राकृतिक चारागाह के क्षेत्र हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इनका क्षरण होता जा रहा है, तो उनको संरक्षित करने की ओर उपाय कर सकते हैं। एक सामुदायिक या एक ग्रुप बना करके ये सारे काम किए जा सकते हैं और यदि हमारे किसान भाई ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने पशुओं के लिए एक बेहतर जो फीड और फॉडर की अवेलेबिलिटी है, जो चारागाह का प्रबंधन कर सकते हैं, जो चारे की उपलब्धता को उसको मेंटेन कर सकते हैं, एक उत्तम क्वालिटी, एक अच्छा साफ
जल उनके लिए दे सकते हैं, जिससे बीमारियों की संख्या कम होगी और आने वाले समय में उनके जो पशु हैं जलवायु परिवर्तन से अच्छे ढंग से लड़ सकते हैं और उस विषम परिस्थिति में भी अपना प्रोडक्शन लेवल मेंटेन कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है सर कि हमारी जो जनजीवन है, जो हमारा जीवन है, वो कहीं ना कहीं प्रकृति से कटता जा रहा है। जो प्राकृतिक संसाधन थे उनको हम अपने निजी लाभ के लिए उसको ख़त्म कर दिए हैं या ख़त्म करते जा रहे हैं। जो हमारे गांव में आहर थे, पोखर थे, उनको भर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो जो दुष्प्रभाव है वो तो जनजीवन पर पड़ना बहुत ही लाजमी है। तो सर जो पशुओं की जो प्रजनन क्षमता है तो उस पर ये कितना प्रभावी है, इसका जो सर दुष्प्रभाव है? देखिए, जैसे जैसे प्रजनन क्षमता का अगर हम देखें तो यदि गर्मी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में जो सबसे मुख्य कारक है जो पशुओं की उत्पादकता पर प्रभाव डालता है वो है तापमान में वृद्धि। बिल्कुल। और ह्यूमिडिटी, उमस। आजकल हम देखते हैं कि उमस का समय बढ़ गया, हीट स्ट्रोक की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है, हीट स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। हीट स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो तनाव उत्पन्न करता है और इसके होने से क्या होता है कि पशुओं में लगभग 1/3 जो कंसेप्शन रेट है, बच्चा को धारण करने की जो दर है वो कम हो जाती है। गर्मी के दिनों में जब तापमान वृद्धि होती है तो ऐसा देखा गया है कि गायों में और भैंसों में जो गाभिन होने की जो दर है लगभग 1/3 कम हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसके अलावा अगर गर्मी का तापमान बढ़ता है, मतलब सर जो बांझपन की समस्या है जी, उस पर भी इसका दुष्प्रभाव जी, मैं इस पे भी मैं इस पे भी बता रहा हूँ कि पहले तो देखिए कि कंसेप्शन हम कराने जाते हैं तो कंसेप्शन रेट कम हो जाता है। हमने AI कराया या गर्भाधान कराया तो गाय ठहरती नहीं है। दूसरी बात, जो ओसाइड्स हैं, जो ओवरी में अंडे बनते हैं जिनसे कि बाद में आप जा कर के, और स्पर्मेटोसाइड्स हैं, मतलब कि जो सांड है हमारा, तो उनका जो स्पर्म, उनका डिस्ट्रक्शन है, तो उनका प्रॉपर अच्छे से विकास नहीं हो पाता। तो एक अच्छा जो सीमेन क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है और जो बछड़ा बनता है, फीटस बनता है, एम्ब्रियो बनता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता और फीटल डेथ मोर्टेलिटी जिसको हम कहते हैं कि मतलब गर्भावस्था के समय ही जो मृत्यु हो जाती है उसकी संभावना बढ़ जाती है। जन्म से पहले ही? बिल्कुल, जन्म के पहले पूर्व ही मृत्यु हो जाती है इस तरह की। तो इस तरह की संभावना धीरे धीरे यदि जलवायु परिवर्तन इस तरह से हो रहा है तो इसकी संभावना बढ़ती जाएगी। अगर सर हम दूध उत्पादन की जो क्षमता है उस पर बात करें तो जलवायु परिवर्तन का तो सर जो दौर है अभी, तो उस पर इसका कितना दुष्प्रभाव है? देखिए, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा और जो बारिश की अनियमितता है फ्रिक्वेंसी में भी और इंटेंसिटी में भी, मतलब कभी बारिश हो जा रही है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है, कहीं भी बिल्कुल सूखा पड़ रहा है, इस सब का मुख्य जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है जो चारा है, पशुओं का जो आहार है उसकी उपलब्धता के ऊपर, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। अगर लीचिंग ज़्यादा हो रही है, जो मिनरल्स हैं, खनिजों का क्षरण हो रहा है, तो इससे जो क्वालिटी है, जो फॉडर है, जो चारा है, उसकी क्वालिटी कम होती जाती है। इसके अलावा सूखा अगर बढ़ रहा है तो उनकी क्वांटिटी, मतलब जितना चारा की उपलब्धता होनी चाहिए तो उपलब्धता नहीं हो पा रही। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे उनका जो विकास होगा पशुओं का, क्योंकि अवसर जितना ज़रूरत है यदि उसके अनुरूप यदि चारा उपलब्ध नहीं होगा तो उनका विकास उससे बाधित होगा। उनका जो प्रजनन क्षमता है और उनका प्रोडक्शन सिस्टम है, जब खाएगा ही नहीं तो जो एनर्जी पहले बॉडी को मेंटेन करने के लिए यूटिलाइज हो जाएगा। तो जो एनर्जी या जो ऊर्जा आगे जा कर के दूध के रूप में चाहे मांस के रूप में प्रयुक्त होती थी, परिवर्तित हो जाती थी, वो उधर नहीं होगी। तो आगे वाले समय में जो मिल्क प्रोडक्शन है और जो मांस उत्पादन है उस पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि प्राकृतिक संसाधन को अपनाकर और जो देसी हमारी जो भारत की जो नस्लें हैं पशुओं की, गाय या भैंस की, उसको पुनर्जीवित करके आप जलवायु परिवर्तन के दौर से काफ़ी हद तक अपने खेती किसानी और साथ साथ पशुओं पर जो पड़ने वाले दुष्प्रभाव है जलवायु परिवर्तन का, उससे काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन से होने वाले पशुओं में दुष्प्रभाव के समाधान के बाद अब बारी दूसरे सेगमेंट की, जो है योजनाओं से जुड़ी। आइए जानते हैं कि ये योजना किसानों के लिए कितनी लाभप्रद है इस फिल्म के माध्यम से। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली,
और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है।
आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।